हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज के बारे में बात करने वाला हूं। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो। आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखोगे, इसको शेयर करो और अगेन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। और एक पॉइंट मैं ये कहूँगा कि लास्ट वीडियोज़ में जो मैंने अपलोड किए हैं 12th के, मैंने वहाँ पर आपको ये समझाया कि आपके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है, या एक बॉडी पे कुछ भी चार्ज नहीं होगा तो आपकी बॉडी न्यूट्रल होगी। कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो, मैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज के बारे में आज बात करने वाला हूं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और अगेन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे आपके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो कि अगेन आपको एंट्रेंस नीट वगैरह में पूछे जाते हैं। तो यहां पर अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज की बात करूं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि चार्ज आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। सिंपल कहने का मतलब, जब आप चार्जेस को ऐड करते हो तो आप सिंपल स्केलर एडिशन करोगे, वहां पे कोई भी वेक्टर एडिशन वहां पर नहीं करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात अगर मैं कहूं, चार्ज आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। फिजिक्स में बाकी सारी क्वांटिटीज आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है। तो चार्ज की अगर मैं बात करूं, ये आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटी है, सेकेंडरी क्वांटिटी है, ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। अच्छा, अगर चार्ज आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटी है तो किस किस पे ये डिपेंड करता है? आपका जो चार्ज है वो करंट पे डिपेंड करता है, करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। आपका जो चार्ज है वो टाइम पे भी डिपेंड करता है, अगेन टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो दो वो फंडामेंटल क्वांटिटीज जिन पे आपका चार्ज डिपेंड करता है, दैट इज करंट एंड टाइम। तो चार्ज आपके पास सेकेंडरी क्वांटिटी है, वो आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटी है। चार्ज के यूनिट की बात करूं तो चार्ज का यूनिट आपके पास ऐसा यूनिट कूलम होता है। अगेन कूलम ने बहुत ज्यादा, कूलम्स लॉ आपने सुना होगा, तो उन्हीं साइंटिस्ट के बेस पे आप कूलम यूनिट चार्ज का असाइन करते हो। फर्दर अगर मैं बात करूं, दो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया। लेट अस एज्यूम मेरे पास एक वेरिएबल है, आप आराम से देखते जाओ, फिर मैं सारे कैरेक्टरिस्टिक लिखूंगा, पहले आप देखते जाओ। लेट अस एज्यूम आपके पास एक वेरिएबल x है। लेट अस एज्यूम कि आपके पास एक वेरिएबल x है। इस वेरिएबल x को मैं कुछ भी वैल्यूज दे सकता हूं। आप देख लो, मैं कंडीशन पुट कर रहा हूं वेरिएबल पे, मैं वेरिएबल पे कंडीशन पुट कर रहा हूं। लेट अस एज्यूम कि x इज योर फिजिकल क्वांटिटी, इट इज योर फिजिकल क्वांटिटी। तो जो x आपके पास है ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, लेट अस एज्यूम। अब ये जो x है, अब यहां पर मैं आपको कंडीशन दे रहा हूं कि x का वैल्यू आप पुट कर सकते हो 1, x का वैल्यू आप पुट कर सकते हो 1.1, x का वैल्यू आप पुट कर सकते हो 1.111, x का वैल्यू आप पुट कर सकते हो 2, x का वैल्यू आप -2 पुट कर सकते हो, -2.5 पुट कर सकते हो। आप ये सारे वैल्यूज यहां पर x में पुट कर सकते हो। आप समझो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर मैंने तो कुछ वैल्यूज लिए, मगर आप देख रहे हो कि आपके पास 1 इंटीजर है, ये वैल्यू भी x में आप दे सकते हो। आप यहां पे 1.1 भी दे सकते हो, दैट इज योर फ्रैक्शन। मैं इसको फ्रैक्शन बोल सकता हूं, या यहां पर आप सिंपली बोल सकते हो कि आपका 1.1 यहां पे रैशनल नंबर है। तो आप देख सकते हो कि मैं 1 भी इसमें पुट कर सकता हूं, 1.1 भी पुट कर सकता हूं, 1.111 भी पुट कर सकता हूं। कहने का मतलब x के पास कैसा प्रॉपर्टी है? x के पास ये प्रॉपर्टी है कि ये इंटीजर वैल्यूज भी ले सकता है, ये इंटीजर वैल्यूज भी ले सकता है, ये डेसिमल वैल्यूज भी ले सकता है। तो x को आप कंटिन्यूअस फॉर्म में कोई भी वैल्यू दे सकते हो। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो आपके पास होती है, आप बोल सकते हो कि इसका जो नेचर है इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो कंटिन्यूअस वैल्यूज ले सकती है, आप ऐसी क्वांटिटी को बोल सकते हो कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आपके पास सिंपली एक कंटिन्यूअस क्वांटिटी है जो कंटिन्यूअस वैल्यूज ले सकती है। इसी तरीके से अब यही x मैं लेता हूं, अगेन ये फिजिकल क्वांटिटी है, मगर मैं आपको बोल रहा हूं x का वैल्यू या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, -1, -2, -3, जरा स्टाइल देख लो वैल्यूज का, -4, -5 और भी बहुत सारे वैल्यूज। मगर आप देख रहे हो कि डेसिमल्स में यहां पर मैं x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूं। तो अगर मैं यहां पे x का कोई भी फॉर एग्जांपल डेसिमल वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहा हूं, तो x यहां पर सिर्फ इंटीजर वैल्यूज लेगा, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज, नेगेटिव इंटीजर वैल्यूज। तो कहने का मतलब है कि x इस वक्त आपके पास एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि कंटिन्यूअस वैल्यूज नहीं ले रहा है, वो डिस्क्रीट वैल्यूज आपके ले रहा है। डिस्क्रीट वैल्यूज का मतलब 1 और 2 के बीच में जितने वैल्यूज आते हैं x वो आपका अभी नहीं ले रहा है। तो आप देख सकते हो ये दो अलग अलग सिनेरियोज है। यहां 1 और 2 के बीच में जितने भी वैल्यूज है वो आप x को दे सकते हो,
वो आप x को दे सकते हो, तो तब आप बोल सकते हो कि x एक कंटिन्यूअस फॉर्म में वैल्यूज ले रहा है। मगर दूसरे सिनेरियो की अगर मैं बात करूं, इस सिनेरियो की अगर मैं बात करूं, इस सिनेरियो में आप जो x को वैल्यूज दे रहे हो वो कंटिन्यूअस फॉर्म में आपका x वैल्यूज नहीं ले रहा है, वो डिस्क्रीट फॉर्म में आपका यहां पे वैल्यूज ले रहा है। तब जाके आप बोल सकते हो इस सिचुएशन के लिए आप बोल सकते हो कि x अब आपके पास वो फिजिकल क्वांटिटी बन गई जिसको आप बोल सकते हो कि क्वांटाइज्ड है आपके पास, क्वांटाइज्ड है आपके पास, क्वांटाइज्ड है आपके पास। होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो पहला प्रॉपर्टी क्या मैंने बताया था कि चार्ज आपके पास जो है वो स्केलर है नेचर में, तो स्केलर सिंपल अलजेब्रा आप यूज कर सकते हो चार्जेस को ऐड करने में। दूसरा मैंने आपको बताया था कि चार्ज आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटी है, वो दूसरा था। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट देख लो, मैंने आपको समझाया कि एक कंटिन्यूअस फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटाइज्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। आपका जो चार्ज है इट इज क्वांटाइज्ड, चार्ज आपके पास क्या है, क्वांटाइज्ड। कहने का मतलब आप समझो, अगर एक बॉडी को आप चार्ज दे रहे हो ना, एक बॉडी पे चार्ज जो है आपके पास वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। समझो, आप आराम से देख लो, जब भी आप एक बॉडी को चार्ज दोगे ना, आप उस बॉडी पर जो चार्ज होगा उसको लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ प्लस माइनस एनी। अब यहां पर E जो आपके पास है इट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। अब देखते जाओ, थोड़ा समझो इसको। अब यहां पर समझो, अगर एक बॉडी को मैं इस स्टाइल से चार्ज दे सकता हूं, कहने का मतलब आप अगर बॉडी पे चार्ज दोगे ना, या तो आपकी बॉडी पे चार्ज होगा +E, या होगा +2E, या होगा +3E, या होगा आपके पास +4E, या आपके पास होगा यहां पर +5E, या आपकी बॉडी पे चार्ज होगा -E, -2E, -3E, -4E, -5E। आप जरा चेक कर लो, क्या मैंने यहां पर ऐसा कुछ बोला कि आपकी बॉडी पर चार्ज है 1.2E? क्या 1 और 2 के बीच में जो आपके पास डेसिमल्स आते हैं, क्या मैं वो ले रहा हूं? आप चेक कर लो, यहां पर डेसिमल्स थे तो आपकी क्वांटिटी कंटिन्यूअस, यहां पर आपके पास सिर्फ इंटीजर की बात हुई तो आपकी क्वांटिटी क्वांटाइज्ड हो गई। अब यहां पर समझो, एक बॉडी पर जब भी चार्ज प्रेजेंट होगा ना, वो या तो आपके पास E हो सकता है, 2E हो सकता है, 3E हो सकता है, 4E हो सकता है, 4.1E कभी नहीं होगा। डेसिमल वाला पार्ट यहां पर आपको कभी नहीं मिलेगा जब आप एक बॉडी पर चार्ज की बात कर रहे हो। तो कहने का मतलब, जब भी हम चार्ज की बात करेंगे ना, इट इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब क्या होगा, जब भी आप किसी बॉडी पर चार्ज देखने की कोशिश करोगे ना, वो हमेशा आपको इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E के स्टाइल में मिलेगा। तो सिंपल है, तो चार्ज आपके पास क्वांटाइज्ड है। अब और एक चीज सुन लो, जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप डील करते हो, बट जब आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हो ना, आप चार्ज को भी कंटिन्यूअस ट्रीट करते हो। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। अभी तो मैं बोल रहा हूं चार्ज इज क्वांटाइज्ड, बिल्कुल सही, बट जब आप फॉर एग्जाम्पल मैक्रोस्कोपिक डोमेन में चले जाते हो, तब वहां पर आप चार्ज को ट्रीट करते हो एज कंटिन्यूअस। तो कहने का मतलब, हम बोल रहे हैं कि चार्ज आपके पास क्वांटाइज्ड है, मगर किस लेवल पर? माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। अब देख लो, यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन रहता है। मैं बोल रहा हूं कि किसी भी बॉडी पे चार्ज प्रेजेंट होगा एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, दैट इज E। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि प्रोटॉन जो आपके पास है उसका चार्ज तो E है, ठीक है, तो एक बॉडी पे आपके पास या तो E चार्ज होगा, या तो 2E चार्ज होगा, या तो 3E चार्ज होगा, या तो 5E चार्ज होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि प्रोटॉन तो खुद कॉक का बना है, न्यूट्रॉन जो आपके पास है वो तो खुद कॉक्स का बना है। तो ठीक है, वो कॉक्स के बने हैं, और कॉक का चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन के चार्ज से कम होता है। हम उनको एग्जैक्टली फंडामेंटल चार्ज क्यों नहीं मानते? हम एक बॉडी पर एग्जैक्टली चार्ज को एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन कॉक क्यों नहीं ले सकते हैं? तो ये एग्जैक्टली कंफ्यूजन रहता है। तो मैं यहां पर ये कहूंगा, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ने क्या सजेस्ट किया कि जो आपके पास मिनिमम पॉसिबल इंडिपेंडेंट चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। समझो मैंने क्या बोला, मिनिमम पॉसिबल इंडिपेंडेंट, मैंने वर्ड इंडिपेंडेंट यूज किया। तो आपका चार्ज जो आपके पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, मिनिमम चार्ज जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में, दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो कभी भी आप नहीं, अगर आप एक क्वार्क लोगे ना, एक क्वार्क का चार्ज आपके पास लेट अस अज्यूम 2/3E होता है, 2/3 ऑफ E, बट आप कभी भी एक क्वार्क को इंडिपेंडेंटली नहीं देख सकते हो, इसीलिए आप इसके चार्ज को मिनिमम नहीं मान सकते हो। तो मिनिमम चार्ज जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, दैट इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, नॉट द चार्ज ऑफ अ क्वार्क। क्योंकि क्वार्क का जो चार्ज है, ये क्वार्क एग्जैक्टली इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्वार्क जो आपके पास होते हैं वो एसोसिएशन में एग्जिस्ट करते हैं।
तो होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। मैं कॉर्क के बारे में और बात करूंगा, बट स्टार्ट से मैं एक एक प्रॉपर्टी अब लिखते जाऊंगा, एक एक कैरेक्टरिस्टिक में लिखते जाऊंगा। बट लिखने से पहले लास्ट कैरेक्टरिस्टिक जो आपके पास चार्ज है वो कंजर्व है। एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है दैट इज कंजर्व्ड। मैं रिपीट करता हूं, एक आइसोलेटेड सिस्टम आप ले रहे हो और आप देख रहे हो कि एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए नेट चार्ज कितना रहता है, कांस्टेंट, वो कंजर्व रहता है। हां, उस आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज डिस्ट्रॉय हो सकता है, उस आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज क्रिएट हो सकता है, मगर आपका नेट चार्ज जो सिस्टम का होगा, आइसोलेटेड सिस्टम का, दैट इज ऑलवेज कंजर्व्ड। मैं हर एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा, एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको भी समझाऊंगा और एक एक पॉइंट में यहां पर लिखूंगा, आप देखते जाओ। तो ठीक है, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले अगेन, आप 12th के स्टूडेंट्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा रहा हूं, आप 12th के स्टूडेंट्स एग्जैक्टली ऑप्टिक्स से भी फायदा ले सकते हो। मैं ऑप्टिक्स वाला पार्ट मैंने बहुत ज्यादा अपलोड करा हुआ है। अगर आप 12th में हो, आप वो वाला पार्ट भी चेक करो, क्योंकि आप उसको सिंपली, मुझे पूरा भरोसा है और मुझे तो फुल कॉन्फिडेंस है कि जब आप वो पार्ट देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल्स पे आपका होल्ड बनेगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अभी से आपको याद रहेंगी, और फिर जब आप फाइनली ऑप्टिक्स तक पहुंचोगे ना, तो उसमें फिर आपको बस कुछ डेरिवेशंस फिर करनी पड़ेंगी। बाकी आपका जो बेस होगा वो उन वीडियोस के थ्रू आपका कवर हो सकता है। तो कंटिन्यू करता हूं, यहां पर मैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज की बात करता हूं, आप देखते जाओ। पहला कैरेक्टरिस्टिक, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। अगर एक बॉडी पर मेरे पास Q1 चार्ज, Q2 चार्ज और -Q3 चार्ज है, तो एक बॉडी पे 3 चार्जेस है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इन चार्जेस का अगर टोटल निकालना चाहूं कि बॉडी पर टोटल चार्ज कितना है, मैं सिंपली इन चार्जेस को सम करते जाऊंगा। देख लो, Q1 मैंने लिख दिया, फिर प्लस क्या आ जाएगा Q2, ये पॉजिटिव चार्जेस है, ऐड कर दिया। मगर आप जब एडिशन कर रहे हो चार्जेस का, आपको साइन का ख्याल रखना है। आपका तीसरा चार्ज पॉजिटिव मत है, नेगेटिव चार्ज है ना, तो आपको लेना पड़ेगा -Q3। तो होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं रहेगा। दूसरी अगर मैं बात करूं, जो चार्ज आपके पास है, सेकेंडरी क्वांटिटी, आप उसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोल सकते हो। तो आपके पास जो चार्ज है वो आपका डिराइव्ड क्वांटिटी है। इवन आप लिख सकते हो कि चार्ज आपके पास जो होता है, चार्ज इट इज इक्वल टू करंट। करंट को आप फिजिक्स में आई से रिप्रेजेंट करते हो, सी से नहीं रिप्रेजेंट करते हो। तो आपके पास करंट मल्टीप्लाइड बाई टी, टी आपका यहां पे टाइम होता है। अच्छा, जरा डायमेंशन की बात करेंगे। तो करंट का डायमेंशन एम्पियर है, टाइम का डायमेंशन टी है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये आपके पास बेस क्वांटिटीज है, इन बेस क्वांटिटीज का पावर आपके पास 1 और 1 है। ये आपका डायमेंशन है चार्ज का। फर्दर अगर मैं यहां पर इसके एसआई यूनिट की बात करूं, तो वो आपके पास कूलम है। तो इसको आप सी से रिप्रेजेंट करते हो। अगेन, अगर यहां कहीं पे स्पेल मिस्टेक होता होगा तो खुद से करेक्ट किया करो। तो फर्दर आप देख सकते हो, ये आपके पास चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज जो आपके पास है ये सेकेंडरी या डिराइव्ड क्वांटिटी है। तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो चार्ज आपके पास जो है वो क्वांटाइज्ड है आपके पास। अगेन अगर मैं बात करूं, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो मिनिमम चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली, दैट इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन, और उस चार्ज को आप ई से रिप्रेजेंट करते हो। और किसी भी बॉडी पर अगर आपके पास कितना भी चार्ज हो ना, आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो एज प्रोडक्ट ऑफ एन एंड ई, और एन आपके पास यहां जो होगा, इट बिलोंग्स टू इंटीजर।
n आपका यहां पे इंटीजर होगा, तो किसी भी बॉडी पर जो टोटल चार्ज होगा उसको आप प्लस माइनस एनी के स्टाइल में लिख सकते हो। दैट इज योर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अगेन मैं जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो डिस्क्रीट वैल्यूज ले रही है रादर देन कंटिन्यूअस, आप बोल सकते हो दैट क्वांटिटी इज क्वांटाइज्ड। सो अगेन अगर मैं चार्ज की बात करूं तो आप देखते हो कि एक बॉडी पर डिस्क्रीट फॉर्म में चार्ज प्रेजेंट होता है, और माइक्रोस्कोपिक लेवल की ही मैं बात कर रहा हूं, इसलिए चार्ज आपके पास क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आपके पास कॉर्क की भी बात होती है। मैं थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन दूंगा कॉर्क्स का। आपके पास टोटल में अराउंड 12 कॉर्क्स होते हैं। मैं यहां पे सिंपली एक टेबल बनाता हूं, आप देखते जाओ। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं सिंपली आपके कॉर्क के नाम लिखूंगा, और यहां पर मैं कॉर्क का चार्ज लिख दूंगा। जो भी आपके पास कॉर्क होता है ना, अगर मैं कॉर्क को क्यू से रिप्रेजेंट करूं, यहां पर मैं एंटी कॉर्क की बात करूंगा, तो मैं क्यू के ऊपर यहां पे सिंपल बार लगा दूंगा, और अगेन मैं यहां पर आपको एंटी कॉर्क का भी क्या दे दूंगा, मैं आपको चार्ज दूंगा यहां पे। बस आप देखते जाओ। अगेन आप 12th में हो, आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अभी आप जितना आप ज़्यादा पढ़ सकते हो ना, पढ़ लो। मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे उससे सिंपली क्या हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत नॉलेज है। ऑब्वियसली वो चैप्टर ही आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट कुछ वीडियोस में अराउंड नेक्स्ट वीक में होपफुली मैं आपको सिंपली बुक्स के बारे में बताऊंगा कि अगर आप 12th में हो तो आपको क्या बुक पढ़नी चाहिए, अगर आप 11th में हो तो किस बुक से आपको न्यूमेरिकल करनी चाहिए, अगर आप नीट एस्पायरेंट हो तो किस बुक को आप फॉलो करोगे, अगर आप जेई एस्पायरेंट हो तो आप किस बुक को फॉलो करोगे, और अगर आप एडवांस के लिए पढ़ रहे हो तो आपका स्टाइल क्या रहना चाहिए, वो मैं सारी बातें कुछ दिनों में आपसे करने वाला हूं, शेयर करने वाला हूं, सो दैट आपको भी एक पर्टिकुलर ट्रैक मिले जिस पर आप चलोगे और आपको फायदा होगा, और इवेंचुअली होपफुली आप लोगों की सिलेक्शन भी हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए मैं सिर्फ इतना आपको सजेस्ट करूंगा फिलहाल के लिए कि जितना भी आप पढ़ोगे, 12th क्लास में हो, 12th क्लास में ऑब्वियसली ये वीडियो मैं एज्यूम करूंगा कि 12th क्लास का स्टूडेंट ही देखेगा, 11th का तो नहीं देखेगा, या एंट्रेंस का कोई स्टूडेंट देख रहा होगा। सो मैं सिंपली एंट्रेंस के लिए तो नहीं बोलूंगा, बट 12th क्लास के लिए सजेस्ट करूंगा जितना आप डेप्थ में जा सकते हो अपने फिजिक्स के सब्जेक्ट में 12th में, उतना फ्रूटफुल है, क्योंकि 12th का जो पोर्शन है वो 11th के कंपैरिजन में एक तो इजी होता है, और जो 12th का पोर्शन होता है, क्योंकि 12th में जब आप आते हो स्टूडेंट्स तो आपका दिमाग थोड़ा मैच्योर हो गया होता है एज कंपेयर टू 11th, तो आप थोड़ा ज्यादा सीरियसली लेते हो अपने 12th को। मैं सिंपली कहूंगा थोड़ा सीरियसली मत लो, बहुत ज्यादा सीरियसली लो, और आप खुद से देखोगे अगर आपने 11th कुछ भी नहीं पढ़ा होगा आपको बहुत फायदा मिल जाएगा। तो कंटिन्यू करता हूं, मैं आपको बोल रहा था कि ठीक है, अगर कॉर्क की बात करें तो कॉर्क में आपके पास 6 कॉर्क होते हैं। तो पहला लिख रहा हूं, आप देखते जाओ, मैं अप लिख रहा हूं, तो अप कॉर्क को आप यू से रिप्रेजेंट करते हो। अगर इसके चार्ज की बात करूं तो वो आपके पास +2/3 ई होता है। अप कॉर्क की मैं बात कर रहा हूं, तो आप देख सकते हो ये तो चार्ज में दिखा रहा हूं, और आपके प्रोटॉन में भी अप कॉर्क होता है, आपके न्यूट्रॉन में भी अप कॉर्क होता है। मैं दिखाऊंगा अभी कि आपके प्रोटॉन में कौन कौन से कॉर्क होते हैं, आपके न्यूट्रॉन में कौन कौन से कॉर्क्स होते हैं, और आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो किन फंडामेंटल चार्जेस का बना है। अगेन प्रोटॉन जो है वो भी डिविजिबल है, प्रोटॉन भी डिविजिबल है, न्यूट्रॉन भी आपका डिविजिबल है। कंटिन्यू करते हैं, आप देखते जाओ। अगर मैं एंटी कॉर्क की बात करूं तो यहां पर आपके पास U बार आएगा। एंटी कॉर्क का चार्ज अगर मैं बताऊं, ये प्लस है ना, यहां पे आप -2/3 ई यहां पर लोगे, तो होपफुली कहीं पे डाउट नहीं होगा। इसी तरीके से आपके बाद आपके पास डाउन कॉर्क होता है, और डाउन कॉर्क को आप D से रिप्रेजेंट करते हो, रादर आप स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हो। अब अगर डाउन कॉर्क की बात करें, उसका चार्ज होता है -1/3 ई। डाउन कॉर्क का आपका एंटी कॉर्क क्या आ जाएगा, डी बार, और इसका अगर मैं चार्ज की बात करूं वो आ जाएगा +1/3 ई। तो आप देख सकते हो कि ये आपके कॉर्क्स है, और यही कॉर्क आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाता है। डाउन कॉर्क जो आपके पास है ये प्रोटॉन में भी प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन में भी प्रेजेंट होता है। तो ये तो मेरे इंपॉर्टेंट कॉर्क्स है, क्योंकि इन्हीं को यूज करके मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या क्या कॉर्क्स है। फर्दर और कुछ कॉर्क आपके पास है, आपके पास टॉप है,
जिसको आप टी से रिप्रेजेंट करते हो, इसका चार्ज अगेन +2/3e होता है। और अगर इसके एंटी कॉर्क की बात करें तो टी बार होता है, जिसका चार्ज -2/3 आपके पास आ जाएगा। तो टॉप के बाद आपके पास बॉटम होता है। मैं लिख ही रहा हूं इस तरीके से ताकि आपको याद भी रहे, अप डाउन टॉप बॉटम। तो आप देख सकते हो बॉटम को आप बी से रिप्रेजेंट करते हो, जो आपके पास यहां पर -1/3e आ जाता है। और फर्दर अगर मैं यहां पर बॉटम के एंटी कॉर्क की बात करूं, वो तो बी बार होगा और उसका चार्ज +1/3e के बराबर होता है। अगला आपके पास चार्म है। अगला आपके पास चार्म है जिसको आप सी से रिप्रेजेंट करते हो। अगेन 2/3e इसका चार्ज होता है और चार्म का एंटी कॉर्क जो होगा उसका चार्ज कितना होगा, अब आप गेस कर सकते हो, -2/3e, -2/3e। और लास्ट आपके पास स्ट्रेंज है। लास्ट आपके पास स्ट्रेंज है और स्ट्रेंज का अगेन स्ट्रेंज का जो चार्ज आपके पास है तो वो आपके पास यहां -1/3e है। और स्ट्रेंज के अगर आप एंटी कॉर्क की बात करोगे तो s बार आएगा और उसका जो आपके पास चार्ज है इट इज सिंपली +1/3e। तो आप देख सकते हो ये सारे कॉर्क्स की मैंने यहां पे बात की। और अब अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं, अब अगर मैं यहां पर प्रोटॉन की बात करूं तो यहां पे लिख रहा हूं, देख लो, पहला प्रोटॉन। प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं, प्रोटॉन आपके पास अप डाउन कॉर्क का बना होता है। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? +e होता है ना। जरा अप की बात करो, अप की बात आप करो, 2/3e, तो लिख दो 2/3e प्लस अप की बात करो 2/3e, डाउन की बात करो -1/3e, तो -1/3e। एलसीएम क्या ले सकते हो? 3 ले सकते हो ना, तो 3 को एलसीएम ले लो, 3 को यहां एलसीएम ले लो। न्यूमरेटर में आपका 2e + 2e -e आ जाएगा। आप देख सकते हो 2 + 2 4, 4 - 1 कितना होता है? 3। तो यह आपके पास आ जाएगा 3e / 3। 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, आपको +e मिल रहा है। मिला ना प्रोटॉन का चार्ज e। तो किस किस का बना है? अप कॉर्क और डाउन कॉर्क का बना है। न्यूट्रॉन की बात करते हैं, चलो न्यूट्रॉन की बात करते हैं। मैं यहां पे बात करता हूं न्यूट्रॉन की, मैं न्यूट्रॉन की बात करता हूं। सो न्यूट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं, न्यूट्रॉन की मैं बात करता हूं, फोकस करो यहां पे, न्यूट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं। सो न्यूट्रॉन जो आपके पास है वो अप डाउन कॉर्क का बना होता है। चेक करते हैं, अप कॉर्क का कितना चार्ज होता है? अप कॉर्क का 2/3e होता है। डाउन कॉर्क का कितना होता है? -1/3e। डाउन कॉर्क का कितना होता है? -1/3। अच्छा समझो, देख लो मैं क्यों दिखा रहा हूं ये, ताकि आप यहां पर डायरेक्ट देख लो कि मैं चार्ज को डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज को तो यूज कर रहे हैं ना। तो मैं सिंपली यहां पर चार्ज को ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, सिंपल अलजेब्रा यूज कर रहा हूं, बिकॉज चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। और साथ साथ में चार्ज इज क्वांटाइज। आप देख सकते हो कि न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, आपने 11th का केमिस्ट्री पढ़ा होता है। न्यूट्रॉन पर नेट चार्ज आपके पास 0 होता है। जरा देख लो यहां पर क्या है, एलसीएम कितना लोगे आप? 3 लोगे। ऊपर आपके पास 2e -e आ जाएगा। जरा देख लो 2e - 2e 0 होता है, तो ये बन जाएगा 0/3 विच इज अगेन 0, क्योंकि न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 0, वही तो मिल रहा है ना। तो न्यूट्रॉन किस किस का बना है? वो अप डाउन और डाउन कॉर्क का बना है। तो आप देख सकते हो कि मैंने कॉर्क के बारे में भी यहां पे बात की। अब जो लास्ट आपके पास यहां पर कैरेक्टरिस्टिक है चार्ज का, दैट इज चार्ज कंजर्वेशन। उसको पढ़ते हैं तो कंक्लूड करते हैं, आप देखते जाओ। अगेन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, तो ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, कभी कभी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में सीधे आ जाता है कि डिस्कस करो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। डायरेक्ट 3 मार्क का क्वेश्चन या 2 मार्क का क्वेश्चन कि डिस्कस करो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली यही पॉइंट आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है या पूछा जाता है कि चार्ज के कैरेक्टरिस्टिक स्टेट करो। तब तो सारा लिखना है जितना हमने पढ़ा, बट जब आपको बोला जाएगा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को डिस्कस करो, तो क्या क्या डिस्कस करोगे? पॉइंट नंबर 1 मैं लिख सकता हूं कि जो आपके पास चार्ज है,
इट इज कंजर्व्ड इन नेचर। मैं स्टेट करता हूं, आप ये लिख भी सकते हो। जब मैं आपको बोल रहा हूं चार्ज इज कंजर्व्ड इन नेचर, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, एक आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट और दैट इज ऑलवेज कंजर्व्ड। मैं और एक बार बोल रहा हूं, द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इट इज ऑलवेज कंजर्व्ड। और वो जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें चार्ज क्रिएट भी हो सकता है, उसमें चार्ज डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, मगर नेट चार्ज जो आइसोलेटेड सिस्टम का होता है विद टाइम कभी भी चेंज नहीं होता है। अब क्वेश्चन यहां आता है आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। अगेन आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा होता है 11th क्लास में। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब वो सिस्टम जिस पर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हो, वो आपका क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। मतलब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हो। हाँ, नेचर में जो अपने फोर्सेस है वो तो लगेंगे सिस्टम पर, बट आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते हो, दैट इज योर आइसोलेटेड सिस्टम। और एक आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज क्या रहता है, वो कंजर्व्ड रहता है। तो होपफुली आपको आइडिया मिल गया होगा। फर्दर अगर मैं बात करूं, मैं कुछ एग्जांपल्स यहां पे लूंगा। अगेन मैं एक बार और रिपीट करता हूं, चार्ज आपके पास कंजर्व्ड है नेचर में, दैट इज इफ यू टेक एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इट डज नॉट चेंज विद टाइम। हां, आपके आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कैन बी क्रिएटेड, चार्ज जो आपके पास है इट मे बी डिस्ट्रॉयड, मगर नेट चार्ज ऑफ सिस्टम जो आपके पास होगा ना वो कंजर्व रहेगा। मैं दिखाता हूं एग्जांपल्स के थ्रू। पहला एग्जांपल मैं यहां पे लेता हूं यूरेनियम का। यूरेनियम 92 और इसका जो मास होता है इट इज 238। यूरेनियम जो आपके पास है अनस्टेबल न्यूक्लियर होता है, इसमें अल्फा डिके हो जाता है, इसमें अल्फा डिके हो जाता है। अगेन ये अल्फा डिके, बीटा डिके, ये डिकेज जो होते हैं ये खुद ब खुद हो जाते हैं नेचर में। आप फोर्स नहीं करते हो इन डिकेज के लिए, ये खुद ब खुद हो जाते हैं स्पॉन्टेनियसली नेचर में। यही तो आपके आइसोलेटेड सिस्टम फॉर्म करते हैं। और जो आपके आइसोलेटेड सिस्टम फॉर्म करते हैं, एक बात सुन लो, अगर आपके पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम है उसके मोमेंटम की जरा बात करो, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो जब भी आप अल्फा डिके की बात करोगे, बीटा डिके की बात करोगे ना, वो डिकेज तो होंगे मगर वहां मोमेंटम भी कंजर्व होगा। अगेन इस पे न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। तो जब आप अल्फा बीटा डिके पढ़ोगे ना, जब आप अल्फा बीटा डिके पढ़ोगे तो आपको दिमाग में रखना है वहां पे कि अल्फा डिके जब होगा, बीटा डिके जब होगा, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को भी फॉलो करेगा। क्योंकि जो आपका अल्फा डिके है ये मैं लिख रहा हूं किसके लिए, एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। तो कहने का मतलब जब आपका यूरेनियम अंडर अल्फा डिके जाएगा ना, यूरेनियम आपका थोरियम में कन्वर्ट हो सकता है। और यहां पर आप देखते हो कि आपके पास एटॉमिक नंबर आप देख लो रिड्यूस हो रहा है बाय 2 और मास नंबर रिड्यूस हो रहा है बाय 4। तो अगर आप बैलेंस करना चाहते हो तो साथ साथ में आपको हीलियम मिलता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2 और उसका मास नंबर कितना है 4। जरा बात करते हैं, देख लो यूरेनियम के पास 92 प्रोटॉन्स है, यूरेनियम के पास 92 ई चार्ज होगा मगर प्लस। मैं न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं। तो यूरेनियम जो आपके पास है इसके पास प्लस 92 ई चार्ज होगा। जरा यहां से देख लो, यहां से देख लो आप, ये प्लस 90 ई आ रहा है ना। अच्छा ये वाला देख लो, ये प्लस 2 ई आ रहा है ना। जरा यहां पर देख लो, आपके पास ये पूरा एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ये पूरा आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। इस आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज अगर इनिशियली बात करें इसका नेट चार्ज कितना था 92 ई, लेट अस अज्यूम। तो इसका पूरा चार्ज कितना था 92 ई के बराबर था। अब इसी सिस्टम में क्या हो गया, खुद ब खुद अल्फा डिके हो गया, मगर सिस्टम जो है वो आइसोलेटेड है। अल्फा डिके खुद ब खुद होता है, आप बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हो। तो जब एक अल्फा डिके होगा वो तो आइसोलेटेड सिस्टम होगा। आप देख लो यहां पर इनिशियली आपका 92 ई चार्ज था ना। अब इसी सिस्टम में आप देख रहे हो कि यहां पर चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं, यहां पर अल्फा पार्टिकल क्रिएट हो रहा है, 2 आपको यहां पे न्यूक्लियर मिल रहे हैं। मगर जब आप इनके चार्जेस की बात करते हो ना, 90 + 2 कितना होता है 92। तो इनिशियल चार्ज आपके पास 92 था और फाइनली अगर मैं बात करूं तो प्लस 92 ई ही आपका फाइनल चार्ज भी है। तो चार्ज कंजर्व रहा ना, आप देख सकते हो चार्ज कंजर्व रह रहा है। जितना पहले था डिके के बाद भी उतना ही चार्ज आपको मिलेगा, बिकॉज द सिस्टम इज कंजर्व्ड, द सिस्टम इज आइसोलेटेड एंड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द चार्ज इज कंजर्व्ड। तो होपफुली इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। चलो और एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं, मैं और एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं। आपके पास इलेक्ट्रॉन होता है और आपके पास पॉजिट्रॉन होता है। तो अगेन ये आपका इलेक्ट्रॉन है और ये आपके पास पॉजिट्रॉन है।
पॉजिट्रॉन जो है उसका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, बस पॉजिट्रॉन का जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। आप बोल सकते हो ये एक जैसे पार्टिकल्स होते हैं, फर्क सिर्फ इतना है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा जरा नेट चार्ज देख लो, नेट चार्ज देख लो स्टार्टिंग में कितना है, नेगेटिव चार्ज ई है आपके पास, पॉजिटिव चार्ज भी ई है आपके पास, सिस्टम का इनिशियल नेट चार्ज कितना है, जीरो। इनिशियली कितना चार्ज है, जीरो। और जब एग्जैक्टली आपके पास ये प्रेजेंट होता है ना, यूजुअली आप देखते हो कि सन में आपका प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल होता है, सन में आप देखते हो कि यूजुअली आपके पास प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल होता है। उस प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल में क्या हो जाता है, क्योंकि वहां पर सन में बहुत ज्यादा टेम्परेचर रेज होता है, तो आप देखते हो कि एक रिएक्शन खुद ब खुद हो जाती है, खुद ब खुद एक रिएक्शन हो जाती है, और उस रिएक्शन में आप देखते हो कि एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है आपके पास, ये मिलकर एग्जैक्टली दो गामा पार्टिकल्स आपको देते हैं। साथ साथ में यहां पर एनर्जी भी निकलती है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मैं वो एक्स से रिप्रेजेंट करता हूं, एनर्जी भी रिलीज होती है। मगर गामा पार्टिकल्स जो आपके पास होते हैं, गामा पार्टिकल्स आपके न्यूट्रल होते हैं, तो गामा पार्टिकल का चार्ज जीरो, गामा पार्टिकल का चार्ज जीरो, नेट आपका चार्ज जीरो। इनिशियली जब मैं एक सिस्टम ले रहा हूं, सिस्टम का नेट चार्ज जीरो, विद टाइम क्या हुआ, विद टाइम आपका इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो गए गामा में। होने दो, क्या यहां पे कोई चार्ज है आपके पास, यहां पर कोई चार्ज है आपके पास, कोई भी नहीं है। क्या यहां पे कोई चार्ज है आपके पास, हां आपके पास एक इंडिपेंडेंट चार्ज है, एक इंडिपेंडेंट चार्ज है, मगर इनका नेट चार्ज कितना है, जीरो। तो आप देख सकते हो कि यहां तो चार्ज पार्टिकल्स थे, यहां कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं है। आप देख रहे हो एज इफ कि चार्ज आपका डिस्ट्रॉय हो गया। मगर जरा नेट चार्ज की बात करो, यहां नेट चार्ज जीरो, यहां पर भी नेट चार्ज जीरो। आप देख रहे हो कि जो पूरे सिस्टम का इनिशियल चार्ज था वो एग्जैक्टली चेंज नहीं हो रहा है विद टाइम, इवन दो आपका यहां पर चार्ज जो है ना, ये चार्ज पार्टिकल्स यहां थे, यहां नहीं है, तो आपका चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो इस रिएक्शन को आप बोलते हो मैटर एनिहिलेशन रिएक्शन। मैटर एनिहिलेशन रिएक्शन। तो मैटर एनिहिलेशन रिएक्शन में आप देख रहे हो चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो आपको लग रहा है अगर चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहा है तो आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तो फॉलो नहीं होना चाहिए, मगर गलत। अगर आप यहां कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करोगे ना, आपको सिस्टम का टोटल इनिशियल चार्ज देखना है और फिर सिस्टम का टोटल फाइनल चार्ज देखना है। इनिशियली पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज जीरो, फिर फाइनली पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज जीरो। आप देख रहे हो जितना इनिशियली है उतना ही फाइनली है। आप बोल सकते हो दिस सिस्टम इट अगेन ऑबेज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। और कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं, एग्जांपल्स दिखा रहा हूं, बोर्ड एग्जामिनेशन में ये छाप देना, लिख देना वहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं तो 3-4 एग्जांपल्स दिखाऊंगा, अगर आप 1-2 लिखोगे भी वहां पर तो आप ही को बेनिफिट होगा। अच्छा एनर्जी भी देख लो ना, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, छोटा एनर्जी नहीं है, बहुत बड़ा एनर्जी है। इसलिए तो सन में ये रिएक्शंस होती है, डे टू डे लाइफ में ये रिएक्शंस आप नहीं देखोगे, तो इसका भी टेक केयर करो। तो ठीक है, और एक रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूं, इसका उल्टा भी पॉसिबल है, इसका उल्टा भी पॉसिबल है। कहने का मतलब गामा प्लस गामा आपको सिंपली यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन दे सकता है, मगर हां यहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम भी हो जाएगी। अगेन लेट इट बी m मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, x मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ठीक है, आप देख लो ये रिएक्शन में अगर मैं पहले इनिशियल चार्ज की बात करूं, इसका चार्ज कितना है, जीरो। गामा का चार्ज कितना है, जीरो। क्या कोई चार्ज पार्टिकल है यहां पे, चेक कर लो, नहीं है। पूरे सिस्टम का नेट चार्ज इनिशियली कितना है, जीरो। क्या और कोई चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है यहां पे, कोई भी नहीं है। गामा इज नॉट अ चार्ज पार्टिकल। बट आप देख रहे हो कि इस रिएक्शन के बाद आपको यहां पर एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है जिसका चार्ज -1 है, आपको यहां पर एक पॉजिट्रॉन मिल रहा है जिसका चार्ज +1 है। तो आपको एग्जैक्टली सिस्टम में आप चार्जेस मिल रहे हैं, चार्ज क्रिएट हो गया। मगर नेट चार्ज जरा देख लो, -1 + 1 0। आपको तो नेट चार्ज की बात करनी होती है, मगर आप देख रहे हो यहां पर कि इस आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज क्रिएट हो गया, इस आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया, मगर जो सिस्टम का नेट चार्ज है वो हमेशा क्या रहता है, वो कंजर्व रहता है। सो अगर मैं बात यहां पे करूं, इस रिएक्शन को आप यहां पेयर प्रोडक्शन रिएक्शन बोलते हो। पेयर प्रोडक्शन रिएक्शन आप इसको बोलते हो। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। मैं और कुछ रिएक्शंस आपको दिखाता हूं। लेट अस अज्यूम आपका न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन आपको प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन देता है और साथ साथ में आपको यहां पर एंटी न्यूट्रिनो भी मिलता है। दिस इज योर बीटा नेगेटिव रिएक्शन।
बीटा नेगेटिव रिएक्शन। जरा न्यूट्रॉन का चार्ज बताओ, 0। आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल था नहीं, मगर आप देख रहे हो कि चार्ज पार्टिकल्स क्रिएट हो गए। और यहां पर अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं +1 इसका चार्ज, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं -1 इसका चार्ज, ये जो आपका यहां पर पार्टिकल है एंटी न्यूट्रिनो जिसे आप कहते हो, इसका कोई भी चार्ज नहीं होता है। अगेन ये चीजें पढ़नी है आपको, न्यूक्लियस आपका चैप्टर है 12th में, वहां तो डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए आप देख लो इनिशियल अगर मैं सिस्टम की बात करूं इसका चार्ज 0, फाइनल अगर देखें इस पूरे नए सिस्टम को अगर एनालाइज करें, ये तो सिस्टम में ही क्रिएट हो गया ना ये सब कुछ, अगर आप फाइनली इस सिस्टम को आप एनालाइज करोगे +1 -1 0, 0 + 0 कितना होता है 0, इनिशियल चार्ज आपका 0 और फाइनल चार्ज की अगर मैं बात करूं ये भी आपका 0 है। अगेन क्या फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लास्ट एग्जांपल, तो लास्ट एग्जांपल में मैं क्या करता हूं, मैं प्रोटॉन लेता हूं, प्रोटॉन आपको एक न्यूट्रॉन दे सकता है और एक पॉजिट्रॉन आपको मिलता है और साथ साथ में आपको एक न्यूट्रिनो मिलता है, ये आपका एंटी न्यूट्रिनो है। और यहां पर आपको क्या मिल रहा है, आपको न्यूट्रिनो मिल रहा है। अच्छा एक चीज देख लो, यहां पे पॉजिट्रॉन मिल रहा है ना आपको, पॉजिटिव चार्ज आपको मिल रहा है ना, तो इसको आप बीटा पॉजिटिव रिएक्शन बोलते हो। ये सारा आपको आगे पढ़ना है, बट फिलहाल के लिए ये चीजें मुझे हेल्प कर रही है एक्सप्लेन करने में कि जब आप बोलते हो ना कि चार्ज आपके पास कंजर्व्ड है, मतलब क्या है उस स्टेटमेंट का, तो वो मैंने समझा दिया इन एग्जाम्पल के थ्रू। जरा प्रोटॉन के चार्ज की बात करो +1, दैट मीन्स सिस्टम जो आपके पास है उसके पास इनिशियली चार्ज था +1, अब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया और साथ साथ में एक पॉजिट्रॉन आपको मिल रहा है, न्यूट्रॉन का चार्ज 0, इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन का चार्ज +1, ये न्यूट्रिनो है इसका चार्ज 0, 0 + 1 + 0 1 होता है ना, तो फाइनली आपको कितना चार्ज मिल रहा है +1। तो सिस्टम का पहले इनिशियली चार्ज कितना था +1, फाइनली सिस्टम का चार्ज कितना है +1। तो आप देख रहे हो कि इस रिएक्शन में हुआ क्या, इस रिएक्शन में एग्जैक्टली आप देख रहे हो कि आपका एक चार्ज पार्टिकल जो है वो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, बट जो सिस्टम का इनिशियल चार्ज था ना वो एग्जैक्टली सिस्टम का जो फाइनल चार्ज है उसके साथ इक्वेट हो रहा है। कहने का मतलब चार्ज इज कंजर्व्ड। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। तो यहां तक मैंने आपको 4 के 4 कैरेक्टरिस्टिक बता दिए। फर्दर अगर मैं बात करूं आपका चार्ज और मास जो है इनके डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। जो आपके पास चार्ज है ना वो आपके पास अगर मैं बात करूं तो सेकेंडरी क्वांटिटी है, मगर मास जो आपके पास है वो आपका प्राइमरी क्वांटिटी है, रादर वो आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, और उसका डायमेंशन m है। जबकि चार्ज जो है वो तो 2 अलग फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, करंट और टाइम पे। रादर आप देखते हो कि जो आपके पास चार्ज है उसको आप लिख सकते हो Q = IT, इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। अच्छा और एक बात कहता हूं, जो आपके पास चार्ज है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, बट जो आपके पास मास है वो तो ग्रेविटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो दूसरा डिफरेंस आप देख रहे हो। तीसरा डिफरेंस मैं कहता हूं, जो आपके पास चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, एक बॉडी पे 0 चार्ज भी हो सकता है ना। बट मास की अगर बात करो, कभी 0 मास सुना है? अगर 0 मास बोल रहे हो तो बॉडी है ही नहीं। तो इसी तरीके से अगर मैं मास की बात करूं, कभी नेगेटिव मास सुना है? कभी भी नेगेटिव मास नहीं सुना होगा। तो मास जो है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। अच्छा आपका मास जो होगा ना वो चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब मेरे पास कोई बॉडी है उस पर कोई चार्ज नहीं है मगर उसका मास होगा ना, बट आपका जो यहां पे चार्ज है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मतलब मैं रिपीट करता हूं, आपका मास विदाउट चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, बट आपका चार्ज विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और भी अगर मैं बात करूं, मैं बोल सकता हूं कि जो आपके पास चार्ज है इट इज वेलोसिटी इनवेरिएंट। चार्ज जो आपके पास है इट इज वेलोसिटी इनवेरिएंट। कहने का मतलब एक चार्ज पार्टिकल ले लो, उसको बहुत हाई स्पीड के साथ मूव करो। अगर आपके पास एक बॉडी है उस पर चार्ज है 10 कूलम का, आपने उसको मूव कर दिया, बहुत तेजी से मूव करा, मतलब आप एग्जैक्टली स्पीड ऑफ लाइट के आसपास जा रहे हो, आप देखोगे कि बॉडी पर जो चार्ज है ना उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो सेम रहने वाला है। तो जो चार्ज आपके पास है इट इज वेलोसिटी और स्पीड इनवेरिएंट। मगर मास की अगर बात करें, आपने पढ़ा होता है इक्वेशन, आप लिखते हो m = m0, दिस इज योर रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल, रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल। ये आपका रेस्ट मास होता है पार्टिकल का, और आप इसको डिवाइड करते हो √1 - v² डिवाइडेड बाई c²। कहने का मतलब अगर आप एक मास को, एक पार्टिकल को, अगर फॉर एग्जांपल आप
एक अच्छी खासी कंपेरेबल स्पीड के साथ मूव करते हो। कंपेरेबल स्पीड क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि जब तक आप हायर स्पीड नहीं जाओगे ना, तब तक आप एग्जैक्टली मास वेरिएशन को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। अगेन मैं बोल रहा हूं, कहने का मतलब यह है कि मास इज वेलोसिटी इनवेरिएंट। जब आप एक मास को बहुत ही ज्यादा वेलोसिटी दोगे, कितना ज्यादा वेलोसिटी? आपका वेलोसिटी होना चाहिए कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, तब जाके आप बोल सकते हो कि आपका जो बॉडी का मास है ना वो वैरी करेगा। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि आपका मास जो है इट इज फंक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी। तो एक मास की अगर मैं बात करूं दैट इज वेलोसिटी इनवेरिएंट। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने कुछ डिफरेंसेस, अराउंड 5 डिफरेंसेस बोली। तो आप एग्जैक्टली जिनने अभी तक वीडियो को फॉलो किया उनके लिए मैं कहता हूं कि डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स मिल जाएंगे इस टॉपिक के, उनको आप देख लेना। अब कंक्लूड करने से पहले नए लेक्चर का मैं एग्जैक्टली बेस यहां पर आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा। दैट इज योर स्टेट ऑफ चार्ज, मतलब रादर स्टेट्स ऑफ चार्ज। तो आप देखते जाओ। मैं स्टेट्स ऑफ चार्ज की बात करने वाला हूं और उसी के साथ कंक्लूड करेंगे। मैं स्टेट्स ऑफ चार्ज के बारे में बात करने वाला हूं। आपके पास एक चार्ज बॉडी है, मैं इस पे पॉजिटिव चार्ज बोल रहा हूं। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज कैसे आया होगा बॉडी पे? इलेक्ट्रॉन्स को आपने बाहर निकाल दिया होगा। तो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, आपके पास सिंपली एक पॉजिटिव चार्ज है। और अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज की बात यहां पे करूं, ये पॉजिटिव चार्ज आपका रेस्ट पर हो सकता है। ये पॉजिटिव चार्ज जो आपके पास है ये किस में है? ये रेस्ट में है। या तो आपका जो पॉजिटिव चार्ज है फॉर एग्जाम्पल आप इसको मोशन में रख सकते हो, मगर मोशन ऐसा होगा कि आप पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं करोगे, तो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा वो 0 के बराबर होगा। कहने का मतलब एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और लास्ट में आप एक चार्ज पार्टिकल को ले रहे हो, और इसको एक्सेलरेट कर रहे हो, तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, आपका चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटिंग होगा। आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्सेलरेटिंग होगा। तो होपफुली अभी तक डाउट नहीं होगा। जब आपका चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर होता है ना, ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। ये आपका इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। जब आपका चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है, मोशन में, तो ये इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करता है। और लास्ट, अगर फॉर एग्जांपल आपका चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है ना, तो यहां पर आप देखोगे इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहां पर आप देखोगे इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्लस आप देखोगे मैग्नेटिक इफेक्ट, प्लस आप यहां पर क्या देखोगे? आप देखोगे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कंक्लूड करने से पहले, जब आपका चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है, वहां सिर्फ इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को आप स्टडी करते हो, यही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बन जाता है। यही आपका यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ जाता है। यही आपका यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जब आपके पास आपका चार्ज पार्टिकल जो है ये रेस्ट पे होगा, तो आप सिर्फ इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को डील करोगे, मैग्नेटिज्म डील नहीं करना है। आप देखोगे कि एग्जैक्टली यही आपका क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये बन जाएगा। बट जब आप चार्ज पार्टिकल को मोशन दोगे, तो वो तो कंडक्टर में मूव करेगा चार्ज पार्टिकल। तो जब चार्ज पार्टिकल कंडक्टर में मूव करेगा ना, तो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट्स। अच्छा, अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करोगे, यहां पर एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, यहां पर चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। बट अगर फॉर एग्जांपल आप एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करोगे, आप देखोगे एग्जैक्टली वो चार्ज पार्टिकल एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगा, और वहां पर रेडिएशंस इमिट हो जाएंगी। मैं और एक बार बोल रहा हूं, बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि आपको फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करोगे? सिंपल आंसर, आप चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करो। हो गया ना?
अभी आपने EM वेव्स पढ़ा नहीं पढ़ा, मगर एक पॉइंट अभी क्लियर आपका हो गया। तो ये आपके पास एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं, मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को क्यों लिखा, क्योंकि यही यूनिट जो है ये नेक्स्ट वीडियो से मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास होगा वो मैं कूलम्ब्स लॉ लेने वाला हूं। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगेन शेयर करो, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करो।